ये खूबसूरत कहानी आदरणीय लेखिका रीमा शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। आपके द्वारा लिखी गई ये अमूल्य रचना हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। कहानी का 8वां भाग देखने से पहले इसके पहले भाग अवश्य देखें। सुबह जब जय की नींद खुली तो वैदेही को ऐसे जमीन पर बैठे देखकर हैरान हो गया, मगर उसका सिर अपनी गोद में देखकर प्यार से उसका सिर सहलाकर बोला, वैदेही, वैदेही उठो। मुझे नहीं उठना, अभी और सोना है, वो नींद में ही बोली। तो बेड पर जाकर सो जाओ ना, जमीन पर क्यों बैठी हो? ठंड लग जाएगी तुम्हें। सोने दीजिए ना, ऐसे अच्छा लग रहा है आपके पास। उठो, बिस्तर पर सोना चलो, जय ने कहा और उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। जय जब वैदेही से दूर होने लगा तो वैदेही ने उसका हाथ पकड़ लिया। जय ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? सुबह हो गई है, मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। आज संडे है तो एक्सरसाइज को छुट्टी दे दीजिए, और वैसे भी आप बहुत फिट हैं, कल देख लिया मैंने। तो अब चुपचाप आप भी सो जाइए। लेकिन वैदेही, मैं जय ने आगे कुछ कहना चाहा तो वैदेही ने जय को अपनी ओर खींच लिया, जिससे जय वैदेही के ऊपर जा गिरा और दोनों के होंठ आपस में छू गए। अचानक से हुए इस वाक्य से वैदेही की तो आंखें बंद हो गई और जय की नजर वैदेही के चेहरे पर टिक गई। वैदेही के चेहरे पर सिंदूरी आभा आ गई, जिसकी देख से उसका चेहरा और भी लाल हो गया। वैदेही ने होले होले अपनी आंखें खोली तो जय को अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखें एक बार फिर बंद हो गई। जय अब अपने होश में आया और उठते हुए बोला, सॉरी, वो गलती से। वैदेही ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों के इशारे से ही उसे वहीं लेटने की विनती करने लगी। उसका इशारा समझकर जय वैदेही के बगल में लेट गया। वैदेही जय के करीब आई और उसके सीने पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। जय ने भी उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के चेहरे पर सुकून था। दोनों फिर से नींद की आगोश में चले गए। कुछ देर बाद जब जय की नींद खुली, घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। उसकी नजरें खुद से लिपटी वैदेही पर गई। उसे देखकर वो मन में बोला, आज तुमने मेरी ओर पहला कदम बढ़ाया है। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर हो गई तो। कहीं ऐसा ना हो तुमसे दिल लगाने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, तो मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बगैर। इसलिए तुमसे दूर ही रहता हूँ। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है। ये जयवीर सिंह अगर किसी से डरता है तो प्यार और इश्क से। जय ने वैदेही का सिर हिलाकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। वैदेही के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी आंखें खोल ली। थैंक यू, वैदेही बोली। किस लिए? जय बोला। वैदेही ने अपनी उंगली अपने माथे पर रख ली और अपनी नजरें झुका ली। जय होले से मुस्कुरा दिया। अब उठना है या और सोना है? जय बोला तो वैदेही उससे दूर हुई तो जय उठा और वॉशरूम में चला गया। वैदेही भी बेड से उठी और चारों ओर घूमकर कमरे को देखने लगी। कमरा काफी बड़ा और आलीशान था। घूमते घूमते उसकी नजर वॉशरूम के दरवाजे पर गई, जो हल्का खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा तो जय शावर के नीचे खड़ा नहा रहा था। उसका गठीला और कसरती शरीर वैदेही के सामने था। वैदेही एकटक उसे देखने लगी। जय के गोरे कंधे पर गिरती पानी की बूंदें वैदेही का गला सुखा रही थी। उसने धूप कटकते हुए अपना गला तन किया। उसकी नजरें मानो जय पर ही जम गई। शावर बंद होते ही वैदेही अपने होश में आई और इसके पहले कि जय उसे देखता वो जल्दी से बिस्तर पर आकर बैठ गई। जय टॉवल लपेटे एक टॉवल से सिर को पोंछते हुए बाहर आया और आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। वैदेही उसे आगे फाड़े एक टक देखे जा रही थी। जय ने अलमारी से कपड़े लिए और अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, वैदेही, और कितना घूरोगी? अब नजर लगाओगी क्या? जानता हूँ मेरी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है। जय ने उसे छेड़ा। क्या? क्या कहा आपने? मैं आपको नजर लगाऊंगी? मैं क्यों आपको नजर लगाऊंगी? वैसे भी आपको ऐसे देखने का पूरा राइट है मेरे पास। यू आर माई हस्बैंड, समझे? अब वैदेही बहुत तान कर बोली। एग्जैक्टली, आई एम योर हस्बैंड। तो तुम मुझे जी भर कर देख सकती हो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। तो फिर ये शर्मा कर नजरें क्यों झुका लेती हो? जय उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोला तो वैदेही की आंखें शर्म से झुक गई।
देखा, फिर से शर्मा गई। जय ने कहा तो वैदेही ने नजरें उठाकर उसे देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अब क्या पूरा दिन मुझे यूं ही देखने का इरादा है या तुम्हें रेडी भी होना है? जय ने धीरे से उसके कान में बोला तो वैदेही अपने होश में आई। जी, तुम भी नहा लो, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। लेकिन मैं पहनूं क्या, मेरे कपड़े? वैदेही अचकचाते हुए बोली। आओ मेरे साथ, जय ने कहा और एक और का वार्डरोब खोलते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े? ये सब? वैदेही हैरानी से जय की ओर देखने लगी। ये सब तुम्हारा है? ये सब मैंने पहले से ही रेडी करवा कर रखा था। जय ने वैदेही को देखते हुए कहा, जाओ अब तैयार हो जाओ। वैदेही अब भी हैरानी से जय को ही देख रही थी। कैसे इंसान है ये? इन्हें मेरी कितनी परवाह है, कितना ख्याल है मेरा, मेरे लिए पहले से तैयारी करके रखी है। तो बोलते क्यों नहीं कि मैं इनके साथ ही रहूं? वैदेही मन में सोचने लगी। अब क्या सोचने लगी? जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, जय ने कहा तो वैदेही अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या पहनूं मैं? वैदेही सोचते हुए बोली। मैं कुछ हेल्प करूं? जय ने कहा तो वैदेही ने हाँ में गर्दन हिला दी। जय ने एक पीले कलर का सूट निकालकर वैदेही को थमा दिया और बोला, इसे पहनो। वैदेही कपड़े लेकर वॉशरूम में जाने लगी, फिर वापस मुड़कर जय की ओर आई। जय सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा तो वैदेही अपने पंजों पर उछक कर खड़ी हुई और उसके गालों को चूमकर वहां से वॉशरूम में भाग गई। जय अपने गालों को हाथ लगाए वहीं स्तब्ध हो गया। वैदेही के नाजुक लबों की गर्माहट जय को अंदर तक महसूस हुई। वो वैसे ही खड़ा रहा। कुछ देर बाद वैदेही जब वॉशरूम से बाहर आई तो देखा जय अभी भी वैसे ही खड़ा है। वो हल्के से मुस्कुराई और जय के पास आकर उसके दूसरे गाल को भी छू लिया। जय अपने ख्यालों से बाहर आया और वैदेही को देखने लगा। वैदेही उसके दोनों हाथ नीचे करके उसके शर्ट के बटन बंद करते हुए बोली, अब ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या? और वैसे भी पत्नी हूँ आपकी तो इतना हक तो बनता ही है मेरा। वैसे भी मैंने तो सिर्फ गाल पर किस किया था। वैदेही की मासूमियत देखकर अब जय भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। जय को वैदेही की मासूमियत पर बहुत ही प्यार आ रहा था। वो लगातार ही उसे देखे जा रहा था। वैदेही ने जय की शर्ट के बटन बंद किए और उसकी कॉलर को ठीक करते हुए बोली, जानती हूँ बहुत बदतमीजी की है आपके साथ, उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। मैं नहीं जानती कि हमारे रिश्ते का क्या भविष्य है, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि किसी भी कामयाब शादी के रिश्ते में प्यार से ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मैं दिल से आपका सम्मान करती हूँ और कल के हादसे के बाद ये विश्वास और मजबूत हो गया है कि चाहे जो हो जाए आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। मैं आपके साथ हर कदम सुरक्षित हूँ। मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहती हूँ। बाकी आपका जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है। ये बोलकर वैदेही उसकी आंखों में झांकने लगी और जय के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। जय अब भी उसकी कही कई बातों का अर्थ समझने में खोया हुआ था। जब जय ने कोई जवाब नहीं दिया तो वैदेही उससे दूर हुई और बोली, आप नीचे जाइए, मैं रेडी होकर आती हूँ। वैदेही ड्रेसिंग टेबल के पास आकर आईने में देखकर अपने बाल संवारने लगी। सुनहरे कलर के कमर तक आते गीले बाल उसकी कुर्ती को कमर से भिगो रहे थे। ये देखकर जय उसके पास आया और टॉवल से उसके बाल पोंछने लगा। वैदेही तुरंत मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। वो तुम्हारे बाल गीले हैं तो सर्दी लग जाएगी। उसने पास ही पड़ा ड्रायर उठाया और उसको ऑन कर वैदेही के बाल सुखाने लगा। वैदेही उसे आईने में से देखे जा रही थी। इस समय जय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो तल्लीनता से अपने काम में जुटा था। वैदेही कैसे न ऐसे आदमी पर अपना दिल हारती। वो कैसे जय के चार्म से बच पाती। न चाहते हुए भी उसका दिल उसके हाथों से फिसलकर जय का हो रहा था। इतनी परवाह करने वाला पति आखिर किस लड़की को नहीं चाहिए होगा। ये सारी खूबियां तो बॉयफ्रेंड में होती है, पति में नहीं। लड़के जब तक प्रेमी होते हैं तब तक ही जानू बाबू सोना करते हैं। पति बनते ही उनका रूप ही बदल जाता है। अपने पति में ही प्रेमी मिलना बहुत ही कम लड़कियों को नसीब होता है। वैदेही इन्हीं सब ख्यालों से दो चार हो रही थी कि जय ने हेयर ड्रायर बंद कर नीचे रख दिया। वैदेही ने चौंक कर जय को देखा, फिर अपने बालों को थैंक यू
वैदेही ने आईने में से देखकर जय को कहा तो जय ने सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दिया और वहां से जाने लगा। रुकिए, वैदेही की आवाज पर जय पलटा। ये लगा देंगे मेरी मांग में प्लीज। वैदेही ने सिंदूर की डिब्बियां आगे कर दी। जय उसके पास आया और चुटकी भर सिंदूर लेकर उसकी मांग में लगा दिया। वैदेही की आंखें बंद हो गई। जिस सिंदूर को उसने मजबूरी में अपनी मांग में लगवाया था, आज अपनी खुशी से अपनी मांग में सजा रही है, वो भी जय के हाथों से ही। वैदेही ने आंखें खोली। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने जल्दी से जय से नजरें फेर ली। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा अपना क्लचर बालों में फंसाया और वहीं बेड पर पड़ा दुपट्टा कंधे पर सेट करके बोली, अब चले नीचे। जय ने उसकी आंखों में आई नमी देख ली। उसने कुछ नहीं कहा। बोलकर वो वैदेही के साथ कमरे से बाहर आया। दोनों को सीढ़ियों से उतरते देखकर घर के सारे नौकर उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगे। दोनों साथ में इतने प्यारे लग रहे थे कि घर के बुजुर्ग नौकर ने उन दोनों की वहीं से बलाइयां ले ली। आखिर उनके साहब को उनकी जीवन संगनी जो मिल गई थी, वो भी बिल्कुल उनके मैच की। वैदेही नीचे आई। नाश्ते की टेबल पर बैठने से पहले उसने बुजुर्ग नौकर से पूछा, काका, इस घर में मंदिर कहाँ है? नौकर हैरानी से उसे देखने लगी। क्या हुआ काका, क्या इस घर में मंदिर नहीं है? है ना बिटिया, मंदिर है, लेकिन हर रोज हम ही पूजा करते हैं। तो कोई बात नहीं, आज मैं भी पूजा कर लेती हूँ, वैदेही ने कहा। तो नौकर ने एक नजर जय को देखा। जय से इशारा पाते ही वो उसे घर के एक कोने में बने मंदिर की ओर ले आया। वैदेही ने देखा मंदिर में राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति स्थापित है। उसने सिर पर दुपट्टा लिया और ज्योत जलाकर पूजा करने लगी। पूजा करके आखिर में वो आरती गाने लगी। उसकी आवाज सुनकर जयना चाहते हुए भी मंदिर की ओर आया। वो आज पहली बार वैदेही की आवाज सुन रहा था। वो उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और एक टक वैदेही को देखने लगा। ये लड़की क्या है, हर बार कुछ ऐसा कर जाती है कि अपने व्यक्तित्व का एक नया ही रंग दिखाकर मुझे अचंभित कर जाती है। जय मन में सोचने लगा। वैदेही ने आरती खत्म की और घर के सभी नौकरों को आरती देकर आखिर में जय के पास आई। जी, आरती। जय ने उसे देखा, फिर आरती लेकर पहले वैदेही के माथे से लगाया, फिर खुद के माथे से। वैदेही मुस्कुरा कर रह गई। उसने आरती की थाल मंदिर में रखी और डाइनिंग टेबल की ओर आ गई। उसे जय की प्लेट लगाई, फिर अपनी भी लगाई। दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता फिनिश करके वो उठने लगे तो नौकर ने फिर से पूछा, बिटिया, दोपहर के खाने में क्या बनाए? ये सुनकर वैदेही जय की ओर देखने लगी, जैसे उससे पूछ रही हो कि वो क्या खाना चाहता है। मेरी ओर क्या देख रही हो? जो तुम्हें पसंद है वो बनवाओ। वैसे भी हॉस्टल के मेस का खाना खाकर बोर हो गई होंगी। सच्ची में मैं अपनी पसंद का कुछ भी बनवा सकती हूँ। अब खाएंगे मेरी पसंद का? वैदेही चहकते हुए बोली। जय ने छोटा सा जवाब दिया और बाहर जाने लगा। अब आप कहाँ जा रहे हैं? वैदेही बोली, मुझे कुछ जरूरी काम है तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे, संडे को भी कोई काम करता है क्या? और आप मुझे ऐसे घर पर अकेले छोड़कर जा रहे हैं? वैदेही ने बच्चों के जैसे मुंह बनाकर कहा। मैं तुम्हें घर में छोड़कर जा रहा हूँ, जो हमारा अपना घर है, जंगल में नहीं, जो तुम कह रही हो कि अकेले छोड़कर जा रहा हूँ। जय ने कहा तो वैदेही मुस्कुराते हुए जय के कहे बस 3 शब्दों को दोहराने लगी, हमारा अपना घर। कहाँ खो गई? जय की आवाज से जैसे वो नींद से जागी हो। मैं अभी 1 घंटे में वापस आता हूँ, तब तक अपनी पसंद का मेनू बताओ और घर देखो। जय ने कहा तो वैदेही दोबारा बोली, हमारा अपना घर। हाँ, तुम घर देखो, तब तक मैं यूं गया और यूं आया। जय ने कहा और बाय बोलकर वहां से चला गया। वैदेही ने कुक को क्या बनाना है इसके सारे इंस्ट्रक्शन दिए और घूमकर पूरा घर देखने लगी। घर बहुत ही खूबसूरत और आलीशान था। घर के हर कोने से जय की मौजूदगी का एहसास हो रहा था वैदेही को। जय बेटे ने बहुत ही मन से इस घर को बनवाया है। पीछे से आवाज आई तो वैदेही ने पलट कर देखा। वही बुजुर्ग नौकर था जो उनकी नजर उतार रहा था। क्या सच में काका? वैदेही ने पूछा। हाँ बिटिया, ये पूरा घर, यहाँ की एक एक चीज सब कुछ जय बेटे की पसंद की है। सही मायने में आप अब अपने पति के घर आई हो और आज इस घर में, इस घर के मंदिर में, इस घर की मालकिन के हाथों पूजा भी हुई। काका बोले। क्यों काका, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? भाभी और दादी माँ भी तो हैं। वैदेही बोली। हाँ हैं, लेकिन इस घर में वो कभी नहीं आए। साहब भी यहाँ कभी कभी आते हैं,
और जब दिल्ली में होते हैं तो यहीं रुकते हैं। लेकिन दादी माँ और बड़ी बहू ये बोलकर कभी नहीं आई इस घर में कि इस घर में सबसे पहला कदम जय बेटा की पत्नी का ही पड़ेगा। तब वो दोनों आएंगी और देखिए तुम आ गई बिटिया, अब वो दोनों भी आएंगी, काका बोल रहे थे। और वैदेही उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसे उनकी बातों में रस आने लगा। आप कब से हैं इस घर में काका? मेरी तो उम्र बीत गई बेटा इस परिवार में। बड़े साहब मुझे पंजाब के गांव से लाए थे जब मैं 16 साल का बेसहारा वहां की सड़कों पर भूखा प्यासा भटक रहा था काम की तलाश में। भीख मांगना मुझे गंवारा नहीं था, मैं मेहनत करके खाना चाहता था। मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था, मैं अनाथ था। एक बार बड़े साहब की गाड़ी से टकरा गया। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेरा इलाज करवाया। फिर मेरी सारी कहानी सुनकर मुझे अपने साथ मुंबई ले आए। तब से मैं यहाँ इस परिवार के साथ हूँ। बहुत ही भले लोग हैं ये, काका ने कहा। तो आपने शादी नहीं की कभी? वैदेही ने जिज्ञासावश पूछा। की थी ना, शादी करवाई थी साहब ने मेरी, वो भी गांव की बहुत ही अच्छी लड़की से। लेकिन 10 साल पहले वो भी चल बसी। एक बेटी है मेरी, विक्रम साहब ने उसे पढ़ाया लिखाया, फिर उसी की पसंद के लड़के से उसकी शादी करवा दी। अब वो अपनी ससुराल में है, खुश है, और मैं यहाँ। तो आप अपनी बेटी के साथ नहीं गए? आप इस उम्र में भी काम क्यों कर रहे हैं? वैदेही ने कहा। मेरा मन ही नहीं हुआ कि इस परिवार को कभी छोड़कर जाऊं। जा ही नहीं पाया। मेरी बेटी मुझे कई बार लेने आई लेकिन मैं नहीं गया। तो बड़ी मालकिन ने मुझे यहाँ भेज दिया जय के साथ उसकी देखभाल करने। लेकिन वो ही मेरा ख्याल रखता है। इतने सारे नौकरों का हेड बना रखा है मुझे, मैं बस उनको हुक्म देता हूँ, काका ने गर्व से कहा। तो वैदेही मुस्कुरा उठी। जय के बारे में कुछ नया ही जाना था आज उसने। वो जय के बारे में अभी और जानना चाहती थी, इसलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली। और कुछ बताइए ना काका, इस घर के बारे में और जय के बारे में। जय का नाम वैदेही ने थोड़े हिचकिचाते हुए लिया। अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, हाँ, काका ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वैदेही ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। काका मुस्कुराते हुए बोले, जय बेटा तो इस घर के लाडले हैं, उनसे सब बहुत प्यार करते हैं और वो भी अपने परिवार पर जान छिड़कते हैं। परिवार के लिए पूरी तरह जीने वाले व्यक्ति हैं वो। तभी तो कभी ना शादी करने की कसम अपनी दादी माँ के लिए तोड़ती। विक्रम बेटा और नीलिमा बहू की तो आंखों की तारा है जय। उनकी कोई औलाद भी तो नहीं है, तो जो कुछ भी है बस जय ही है। नीलिमा बहू तो उसे बेटे जैसा प्यार देती है। हाँ, शायद इसीलिए वो भाभी को भाभी माँ बोलते हैं। वैदेही ने कहा। सही कहा बिटिया, माँ ही तो है बड़ी बहू उनकी, माँ की ही तरह पाला है उन्हें। लेकिन उन्होंने शादी ना करने की कसम क्यों ले रखी थी? ये सुनकर काका थोड़े सकपका गए और संभल कर बोले, बिटिया अब ये तो नहीं पता। जय बेटा अपने मन की बात किसी से नहीं कहते, वो अपने मन की बात बहुत छुपा कर रखते हैं। तुम अब आ गई हो ना, तो शायद थोड़ा बदल जाए। जी, उसने छोटा सा जवाब दिया और मन में बोली, अभी तो मुझे भी बहुत टाइम लगेगा उन्हें समझने में, उनके मन में क्या है ये तो जान पाना सच में आसान नहीं है। वैसे जे मन के बहुत ही अच्छे इंसान है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी शादी जैसे हुई। बहुत ही कम लड़कियों को नसीब होता है। जिस दिन उन्हें अच्छे से जान जाओगी ना, तो अपनी ही किस्मत पर रश्क आएगा तुम्हें। हाँ, थोड़े से गुस्से वाले हैं, कम बोलते हैं, लोग उन्हें घमंडी अड़ियल जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन इस पूरी दुनिया में उनके जैसा अच्छा इंसान नहीं होगा। धीरे धीरे सब जान जाओगी। बहुत ही कोमल मन के हैं वो। अपने काका की ये बातें याद रखना, काका ने कहा। तो वैदेही बस हल्का मुस्कुरा कर रह गई। अच्छा, अब तुम गार्डन घूमो, मैं जाकर जरा किचन का काम देख लूं, काका ने कहा और वहां से चले गए। वैदेही पीछे बने गार्डन में आ गई। गार्डन में अलग अलग खूबसूरत फूलों की क्यारियां थीं। उनमें से कुछ फूलों के पौधे विदेशी भी थे। वैदेही फूलों को देखती, आसपास के पेड़ पौधों को देखती, पूरे गार्डन में घूमने लगी। आखिर में थक कर वो वहीं लगे झूले पर बैठ गई। बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। जय घर वापस आया। आते ही उसने काका से पूछा, काका कहाँ है वो? बेटा वो पीछे गार्डन में है, काका ने कहा। तो जय ने हाँ में सिर हिलाया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने अपना कोट निकाला और शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक मोड़कर बाहर बालकनी में आया और नीचे वैदेही को देखने लगा। वैदेही उसे गार्डन में नजर नहीं आई तो वो नीचे चला आया और वो भी पीछे गार्डन में चला गया। वहां आकर उसने देखा तो वैदेही झूले पर बैठी सो रही है। जय आहिस्ता
आहिस्ता उसके पास गया। उसने देखा नींद में उसका सिर इधर उधर लुढ़क रहा था, कहीं उसे नींद में चोट ना लग जाए। यह सोचकर वो जल्दी से उसके बगल में बैठ गया और उसका सिर हौले से अपने कंधे पर रख लिया। उसके कंधे का सहारा पाकर वैदेही सुकून से सो गई और जय वैसे ही बैठा रह गया। कुछ देर बाद नौकर लंच के लिए बुलाने आया तो वैदेही की नींद में खलल ना हो इसलिए उसने नौकर को इशारे से ही रोक दिया और वापस जाने के लिए कह दिया। जय वैदेही के चेहरे को देखते हुए मन में सोचने लगा, कुछ तो बात है इस चेहरे में जो ना चाहते हुए भी इसकी ओर खींचा चला जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहता। मैंने सब समय पर छोड़ दिया है। जब ऊपर वाले ने हमें एक बंधन में बांध दिया है तो इसे आगे बढ़ाने का रास्ता भी वो ही दिखाएंगे। और आज मैंने भी तुम्हारी आंखों में इस रिश्ते को निभाने की, आगे ले जाने की चाह देखी है। जिस दिन तुमने अपने मुंह से कह दिया ना वैदेही कि तुम इस रिश्ते को आगे निभाना चाहती हो, तो उसके बाद तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, फाड़ कर फेंक दूंगा मैं उन पेपर्स को। लेकिन अभी मैं तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहता। एक मेडिकल स्टूडेंट को दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और फिर तुम तो हो भी वैसे ही नाजुक, इसलिए अभी आराम करो। ये बोलकर वो प्यार से वैदेही के चेहरे को निहारने लगा। करीब 2 घंटे बाद वैदेही की नींद खुली। जय को बगल में देखकर वो चौंक गई। आप कब आए? जब से तुम सो रही थी तब से, जय ने जवाब दिया। मैं कब से सो रही थी? मैं तो बस। ये बोलकर उसने कलाई में बंधी घड़ी देखी। 3 बज गए। मैं इतनी देर से सो रही थी और आपने मुझे जगाया भी नहीं। वो चौंक कर खड़ी हुई। अब तुम इतने सुकून से सो रही थी कि तुम्हें जगाने का मन नहीं किया। जय ने कुछ इस अंदाज में कहा कि वैदेही कुछ बोल ही ना सके। उसे सिर झुकाए चुप खड़ी देखकर आखिर जय ही बोला, चलकर लंच करें। आई एम श्योर तुम्हें भूख लग रही होगी। ये सुनकर वैदेही ने सिर हिला दिया तो जय अपनी एक बाह फैलाकर उसे कंधे से पकड़कर अपने करीब लाया और अपने साथ लेकर चलने लगा। अब वैदेही हैरानी से सिर उठाकर जय की ओर देखने लगी। जय ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या हुआ? तो वैदेही बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गई। वैसे एक बात कहूँ, जय ने कहा तो वैदेही फिर से उसे देखने लगी। यार, डॉक्टर तुम बनने वाली हो और जब से मुझसे मिली हो तुम्हारा ही इलाज मुझे करना पड़ रहा है। जय ने हल्की चुटकी ली। कहने का क्या मतलब है आपका? क्या डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ सकते? वो भी तो इंसान ही होते हैं। वैदेही मुंह बनाकर बोली। हाँ, मैंने कब कहा कि भगवान होते हैं? मैं तो बस जनरली कह रहा हूँ कि तुम्हारे मरीजों से ज्यादा तो तुम्हें ही डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। आप मजाक उड़ा रहे हो मेरा। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। वैदेही रोते हुए बोली और उससे अलग होकर जाने लगी तो जय ने तुरंत पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वो सीधा जय के सीने से आ लगी। उसने नजरें उठाकर जय को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वो गुस्से से बोला, फिर कभी मत कहना तुम मुझसे बात नहीं करोगी। वैदेही हैरानी से उसे देखने लगी। उसे ऐसे देखते पाकर जय ने खुद को संयत किया और बोला, चलो। वैदेही भी उसके साथ साथ चलने लगी। ये अचानक से क्या हो गया था मुझे? जब उसने कहा कि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हुई? नो नो जय, खुद को मजबूत कर, तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकता। जय मन में सोचने लगा। वैदेही ने साथ चलते हुए उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली और मुस्कुराते हुए जय को देखने लगी। दोनों साथ चलकर डाइनिंग टेबल के पास आए। जय ने वैदेही के लिए चेयर खींची और खुद भी चेयर खींचकर बैठ गया। जय ने देखा सारा खाना उसी की पसंद का था। ये तो सारी मेरी पसंद की डिशेस हैं, तुम्हारी पसंद का खाना कहाँ है? ये सब मेरी ही पसंद है, वैदेही बोली तो जय उसे असमंजस से देखने लगा। हाँ, खाने में हमारी पसंद एक जैसी है। एटलीस्ट खाने की वजह से तो हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं होगी। वैदेही ने कहा तो जय हल्के से मुस्कुरा दिया। वैदेही ने उसकी प्लेट लगाई, फिर खुद की। दोनों अपना खाना खाने लगे। खाना फिनिश कर जय उठने लगा तो वैदेही ने उसे रोक लिया। क्या हुआ? जय ने पूछा। वैदेही ने उसकी आंखों में देखते हुए बिना कुछ बोले अपनी उंगली बढ़ाकर जय के होंठों पर लगी खीर पहुंची। वैदेही की कांपती नाजुक उंगलियों का स्पर्श पाकर जय जैसे बर्फ सा वहीं जम गया। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। वो खीर लगी थी। वैदेही की हौले से आवाज आई तो जय ने अपनी आंखें खोली। वैदेही उसे ही देख रही थी। जय ने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे उठकर कमरे में चला गया। बिटिया, आप भी जाओ, ये सब तो नौकर कर लेंगे।
काका ने कहा तो वैदेही भी उसके पीछे पीछे चली गई। हे भगवान, इनकी जोड़ी हमेशा ही बनाए रखना, ये बोलकर काका ने हाथ जोड़ लिए। जैक ने कमरे में आकर चैन की सांस ली। ये लड़की मुझे पागल कर देगी, जाने अनजाने ऐसी हरकत कर जाती है कि मेरा दिल मुझसे बगावत करने लगता है। ये बोलकर वो बेड पर बैठ गया। तभी वैदेही भी कमरे में आई। वो जैसे कुछ कहती उसके पहले ही वो बोल पड़ा, तुम्हें मैं 5 बजे हॉस्टल छोड़ दूंगा, तब तक थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर वैदे ही मन में बोले, ये नहीं कह सकते कि वैदू यहीं रह लो, जब अपना घर है तो क्या जरूरत है हॉस्टल में रहने की। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। शान नहीं घट जाएगी कि अगर मुझे खुद रखने का बोल दिया तो। क्या सोच रही हो, जवाब नहीं दिया तुमने। जय के सवाल से वैदेही अपने ख्यालों से बाहर आई। जी ठीक है, वैदेही ने कहा और वही काउच पर बैठ गई। जय भी अपने टेप में देखकर कुछ काम करने लगा। दोनों ही खामोश थे, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। बस बीच बीच में दोनों एक दूसरे को एक भरपूर नजर देख लेते, फिर से अपनी अपनी स्क्रीन पर ध्यान देते। देखते देखते 5 बज गए। वैदेही उठते हुए बोली, चले 5 बज गए। जय उठते हुए बोला और उठकर अलमारी की ओर गया और उसमें से एक बॉक्स निकालकर वैदेही को देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए, क्या है इसमें, खोल कर देख लो। जय ने कहा तो वैदेही ने बॉक्स खोलकर देखा, जिसमें बहुत ही प्यारा डायमंड का मंगलसूत्र था, जिसमें सोने की चेन में एक सिंगल डायमंड बना था, साथ ही 2 छोटे छोटे काले मोती। देखने में ये एक पेंडेंट सेट की तरह ही दिखाई दे रहा था। ये क्यों, वैदेही ने पूछा। ये इसलिए कि तुम्हें इस मंगलसूत्र को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो तुमने पहना है इसे तुम्हें बार बार छुपाना पड़ रहा है, और इसे तुम बेझिझक पहन सकती हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मंगलसूत्र है। ओह, मतलब आप मंगलसूत्र का ऑप्शन लाए हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि इसे आपने मुझे पहनाया था, मैं इसे नहीं उतार सकती। वैदेही अपने गले का बड़ा सा मंगलसूत्र छूते हुए बोली, वैदेही तुम गलत समझ रही हो, ये तो तुम्हारे लिए ही किया है मैंने, और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि इसे मैंने पहना है तो कैसे उतारो, तो लाओ ये वाला भी मैं ही पहना देता हूँ, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जय ने कहा और बॉक्स का मंगलसूत्र निकाल कर वैदेही के गले में पहनाने लगा। उसने पीछे की ओर हुक लगाने के लिए वैदेही के सारे बाल एक और किए और गर्दन पर झुककर अपने दांतों से हुक टाइट करने लगा। उसकी गर्म सांसें वैदेही की गर्दन पर महसूस हो रही थी। वैदेही सिहर उठी। एक मीठा सा एहसास उसे गुदगुदा गया। वैदेही स्तब्ध होकर आंखें बंद करके खड़ी रही। हो गया, ये बोलकर जय उससे दूर हुआ। अब ठीक है, जय ने कहा तो वैदेही ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो आईने में खुद को देखने लगी। वो नाजुक सा मंगलसूत्र उसकी गोरी लंबी गर्दन पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कैसा लगा, जय ने पूछा। बहुत सुंदर, वैदेही मुस्कुराते हुए बोली और दूसरा मंगलसूत्र उतार कर जय की हथेली पर रख दिया। अब ये क्या, मुझे क्यों दे रही हो, जय नासमझी से बोला। इसे आप अपने पास ही रखिए, जब सही समय आएगा तो इसे फिर से मेरे गले में पहना देना, तब तक ये मेरी अमानत है आपके पास, वैदेही ने कहा तो जय मुस्कुरा कर रह गया। चलिए, अब हॉस्टल के लिए नहीं जाना, ये बोलकर जय आगे जाने लगा कि वैदेही ने एक बार फिर जय का हाथ पकड़ लिया। जय सवालिया नजरों से वैदेही को देखने लगा। वह कुछ देर उसकी आंखों में देखने लगी, फिर कुछ बोलने को ही शब्द आते आते होंठों तक ही रुक गए। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके मुंह से शब्द नहीं फूटे। उसका गला रुंध गया और आंखें भर आई। उसने किसी तरह खुद को शांत किया और जय के कसकर गले लग गई। जय ने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। वैदेही ने भी जय को कसकर बाहों में खींच लिया। वो भावुक हो गई। आंखों से 2 बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आए। वैदेही को इंतजार था तो बस एक बार जय के रोकने का, उसे यहीं रुकने के लिए कहने का। इस बारे में चाहकर भी वो जय से कुछ न बोल पाई। हे, क्या हुआ वैदेही, जय ने उसका सिर सहलाया। वैदेही ने खुद को किसी तरह संयत किया। नहीं, कुछ नहीं, बस वो मैं हॉस्टल जा रही हूँ तो पता नहीं कब आपसे मिलूं, वैदेही ने कहा तो जय उसकी आंखों में देखने लगा। वैदेही, एक बात पूछूं। हाँ, वैदेही ने हौले से गर्दन हिला दी। क्या तुम वैदेही बड़ी आस से उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगी कि जय शायद उसको रोक ले। रुक क्यों गए, अपनी बात पूरी कीजिए ना। हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तुम्हारा जब मन कहे मुझसे मिलने का, मुझे मिल सकती हो, बस एक कॉल कर देना, मैं तुमसे बस एक कॉल दूर हूँ।
जय ने बात बदल दी। तो क्या मैं आपको कभी भी कॉल कर सकती हूँ? हाँ, कभी भी। जय ने कहा तो वैदेही खुश होकर मुस्कुरा दी। वैदेही और जय आकर गाड़ी में बैठ गए। दोनों ने गाड़ी में एक दूसरे से कोई बात नहीं की। वैदेही तो वैसे भी उदास थी। जय की नजरें बार बार वैदेही के उदास चेहरे पर चली जाती। उसे वैदेही को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गाड़ी में गाना चला दिया। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे। गाना सुनकर वैदेही ने चौंक कर जय को देखा। गाना इस टाइमिंग और सिचुएशन पर बिल्कुल परफेक्ट था। वैदेही को गाना सुनकर हंसी आ गई। जय भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अब ये क्या? ये गाना सुनाने का क्या मतलब? वैदेही मुंह बनाकर बोली। तुम उदास थी तो सोचा तुम्हारा मूड ठीक कर दूं। सब समझती हूँ मैं आपकी चालाकियां। वैदेही आंखें छोटी करके बोली। क्या मतलब? जय बोला। कुछ नहीं, आप गाड़ी चलाइए। वैदेही, मेरी एक बात याद रखना, मैं चाहे तुमसे दूर रहूं या पास रहूं, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा पति, और उससे भी बढ़कर तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। और मुझसे कुछ भी कहने से झिझकना मत। और दूसरी बात, तुम्हारा जो सपना है उस पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटके। तुम सारी टेंशन, सारी परेशानियां मुझ पर छोड़कर बेफिक्र हो जाओ और जुट जाओ अपने सपने को पूरा करने में। मैं इस शादी के बंधन को तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगा। जय ने गंभीरता से कहा तो वैदेही उसको भरे नैनों से देखने लगी। उसका सपना कब जय का सपना बन गया उसे पता ही नहीं चला। जय उसके लिए इतना सोचता है, आखिर कैसे वैदेही खुद अपने दिल को उसकी ओर झुकने से रोके। वो तो अपनी हर बात से हर पल वैदेही पर छाता चला जा रहा था। गाड़ी रुकने से वैदेही अपने ख्यालों से बाहर आई। तुम्हारा हॉस्टल आ गया, जय ने कहा तो वैदेही ने गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी कि जय ने उसे रोक लिया। वैदेही ने उसकी ओर देखा। जय उसके करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए होले से अपने लबों से उसके माथे को चूम लिया। जय के होठों का प्यार भरा स्पर्श पाकर वैदेही के मन में जल तरंग बज उठे। इस एहसास से उसकी आंखें नम हो गई। पहली बार जय ने उसे ऐसे छुआ था। अब जाओ और अपना ख्याल रखना, जय उससे अलग होकर बोला। वैदेही ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और गाड़ी से बाहर आ गई। जय उसे तब तक देखता रहा जब तक वैदेही आंखों से ओझल ना हो गई। उसके ऊपर कमरे में आते ही निशा ने उस पर सवालों की बरसात कर दी, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए पहले दौड़कर खिड़की पर आई। उसका अंदाजा सही था। जय गाड़ी से बाहर खड़ा होकर उसकी खिड़की की ओर देख रहा था। वैदेही ने उसे खिड़की से देखकर हाथ हिलाकर जाने का इशारा किया तो जय उसे देखता गाड़ी में बैठकर चला गया। उसके जाते ही वैदेही खिड़की से अलग होकर पलटी तो उसके सामने निशा अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे खड़ी थी। तुझे क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है? वैदेही ने पूछा। अब भी ये सवाल पूछने की जरूरत है? मेरी शक्ल देखकर पता नहीं चल रहा? निशा ने कहा। तो पूछना जो कुछ भी पूछना चाहती है। वैदेही मुस्कुराते हुए बोली। वाह मैडम, क्या बात है, आज तो चेहरे की रंगत कुछ और ही फसाना कह रही है। अब सच सच बता, क्या हुआ कल ऐसा जो तुझे रात वहीं गुजारनी पड़ी? निशा ने शरारत से कहा। निशा, मत भूलो कि वो मेरे पति हैं और मैं अपने पति के साथ ही थी, किसी गैर के साथ नहीं, वो भी अपने ही घर में। हाँ, मैं जानती हूँ कि जय तेरे पति हैं, लेकिन तेरे पास रात इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि मेरे मैसेज का रिप्लाई कर सके या मेरे कॉल का आंसर कर सके। क्या तुमने मुझे कॉल किया था? वैदेही फोन देखते हुए बोली। हाँ, कल रात तुम्हें कॉल किया था ये जानने के लिए कि तुम आ रही हो या नहीं, लेकिन तुम्हारे पति जय ने कॉल रिसीव किया, उन्होंने तुमसे बात की। वैदेही हैरानी से बोली। बात? हाँ की ना बात, मैं बताती हूँ क्या बात की, निशा ने कहा और अपना गला साफ कर हल्की भारी आवाज निकाल कर बोली। हेलो, मैं जय बोल रहा हूँ। वैदेही आज नहीं आएगी, तुम वार्डन को इन्फॉर्म कर देना। बस आगे मैं कुछ बोल दी उसके पहले फोन कट। मैं तो मोबाइल खोलती रह गई। सच में यार, क्या एटीट्यूड है बंदे का, निशा बोली। ऐसे ही है वो, वैदेही ने कहा और हल्के से मुस्कुरा दी। ओह हेलो मैडम, कहाँ खो गई? अपने जय के ख्यालों से बाहर आओ और बता कहाँ बिजी थी? निशा ने उसके आगे चुटकी बजाकर कहा। वो कलना में बेहोश हो गई थी। बेहोश? हाँ, वो हुआ ये कि इतना बोलकर वैदेही ने निशा को कल सुबह से लेकर रात तक की सारी कहानी कह सुनाई। निशा भी बड़े उत्सुकता से उसकी कहानी सुन रही थी। सच में निशा, कल उन्होंने मुझे जिस तरह से संभाला, मेरा ख्याल रखा, इतना किसी ने भी आज तक मेरे लिए नहीं किया।
हर लड़की चाहती है कि उसका पति उसके पापा जैसा ही हो, जो संभाल सके उसे, समय समय पर उसका ध्यान रख सके, मेरी परवाह करे, मुझसे प्यार। बोलते बोलते वैदेही रुक गई। क्या हुआ? प्यार के नाम पर तेरी गाड़ी क्यों रुक गई? निशा ने कहा। क्योंकि प्यार के बारे में तुम्हें जानती ही नहीं। वो मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे संभालते हैं, मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं, मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मुझसे प्यार करते हैं या नहीं ये तुम्हें जानती ही नहीं। तुमने उनसे पूछा? ना मैंने उनसे पूछा, ना उन्होंने कुछ बताया। वैदेही ने धीमे स्वर में कहा। तो पूछ लेती ना, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? और तुमने उनसे वहीं घर में रुकने के बारे में कुछ नहीं कहा? निशा ने पूछा। नहीं, मैं उनसे कुछ बोल ही नहीं पाई इस बारे में कुछ। बहुत हिम्मत की, लेकिन कह नहीं पाई कि मैं उनके पास, उनके साथ, उनके घर में रहना चाहती हूँ। और ना ही उन्होंने मेरे मन की बात जानी। वैदेही ने उदासी से कहा। उसे उदास देखकर निशा ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा। चल कोई बात नहीं, अगली बार पूछ लेना। वैदेही ने छोटा सा जवाब दिया। निशा की नजर उसके गले में पड़े पेंडेंट सेट पर गई। वो उसे छूते हुए बोली, वाह कितना खूबसूरत है ये उन्होंने दिया है मुझे। ओह अच्छा, उनका पहला तोहफा, वो भी इतना खूबसूरत। निशा आंखें मटकाते हुए बोली। हाँ, एक्चुअली ये एक मंगलसूत्र है, लुक। वैदेही ने काले मोतियों पर ध्यान दिलाते हुए कहा। हाँ यार, वो उन्होंने कहा है कि इसे अब मैं आराम से पहन सकती हूँ, किसी से छुपाने की जरूरत नहीं होगी। मानना पड़ेगा तेरे चे को, बड़े इनोवेटिव आइडियाज आते हैं उसके दिमाग में। ये सब तो हम लेडीज के दिमाग में भी नहीं आता। निशा बोली तो वैदेही हौले से मुस्कुरा दी। अच्छा वो सब छोड़, ये बता, संजू भी तुझे फोन कर रहा था, तो क्या उसका भी फोन जय ने अटेंड किया? निशा के सवाल पर वैदेही जल्दी से अपना फोन देखने लगी, लेकिन उसमें संजू के मिस्ड कॉल ही पड़े थे। नहीं, उन्होंने संजू की कॉल रिसीव नहीं की। शायद वो समझ गए कि इसमें बहुत से सवाल मेरे आगे आ जाएंगे, इसलिए उसका कॉल अटेंड नहीं किया, वैदेही ने कहा और गहरी सांस ली। वैदेही को तो अब तक ये पता ही नहीं था कि जय ने संजू का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इधर संजू वैदेही को फोन लगा लगा कर थक गया था, लेकिन हर बार कॉल 2 रिंग के बाद कट हो जाती और उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में होगा, ये वो कभी सपने पे भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि वैदेही तो ऐसा कभी करेगी नहीं। इतना विश्वास था उसको वैदेही पर, जो एक कार ड्राइव करते समय वैदेही के बारे में ही सोचे जा रहा था। बार बार उसका गले लगना याद आ रहा था। वैदेही जिस तरह से उसके गले लगी थी, जय को उसकी मनोदशा अच्छे से समझ आ रही थी। मैं जानता हूँ वैदेही, तुम मेरे साथ घर में ही रहना चाहती थी, तुम्हें हॉस्टल वापस नहीं जाना था, लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम अभी सब बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर तुमने एक बार मुझसे कहा भी तो नहीं, तो मैं कैसे? फिर यही सही भी है कि तुम हॉस्टल में रहो, मैं घर पर हमेशा ही रहूं, ये जरूरी तो नहीं तुम अकेली हो जाओगी ऐसे में। जय यही सब सोचते हुए घर पहुंचा। वहां पहले से करण उसका इंतजार कर रहा था। क्या यार, बताया क्यों नहीं कि कल भाभी आई थी यहाँ? करण उसके पास आकर बोला। उससे क्या होता? जय बिना किसी भाव के बोला, यार पार्टी करते, मैं संजना को भी बुला लेता। करण डाइनिंग टेबल पर पड़े फ्रूट बास्केट से एप्पल उठाकर खाते हुए बोला। फिर से पार्टी? रहने दे तेरी पार्टी, जय अपनी भौहें तान कर बोला और ऊपर जाने लगा। अरे ऊपर कहाँ जा रहा है, बैठ यहाँ। करण ने उसे सोफे पर बिठाया और आगे बोला, देख पिछली बार माना की गलती हो गई थी, लेकिन इस बार मस्ती करते ना यार। करण उसके पास बैठते हुए बोला तो जय उसे घूरने लगा। ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू किसी को कबाब में हड्डी नहीं बनाना चाहता था और तू कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था? करण ने अपनी दोनों आईब्रो उचकाई। जय ने फिर से उसे घूरा और बोला, बंद कर अपनी बकवास, उसकी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए यहाँ रुक गई। क्या हो गया था उन्हें? नथिंग सीरियस, तू बता, तू यहाँ? करण से पूछा और नौकर को कॉफी लाने बोल दिया। मैं तो ऐसे ही आ गया तुझसे मिलने। अच्छा सच बोल रहा है, सिर्फ मिलने आए हैं? जय ने उस पर गहरी निगाहें डालकर पूछा। यार संजना नाराज हो गई है, वो कह रही है कि शादी कर लेते हैं। पहले तो सिर्फ डैडी ही थे, अब ये भी। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, सगाई हो गई है, तो शादी क्यों नहीं करना चाहते? इसी बीच नौकर 2 कप कॉफी लेकर आया और दोनों कॉफी पीने लगे। यार पता नहीं, शादी के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, डर लगता है शादी के नाम से, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। करण ने कॉफी की सिप लेते हुए कहा। और वो क्यों? जय ने पूछा। देख, जब तक हम प्यार में रहते हैं ना, तब तक सब अच्छा अच्छा होता है, लाइक फेरी टेल, लेकिन शादी होते ही सब बदल जाता है, लाइक हेल।
अभी हम दोनों अपनी मर्जी से कहीं भी आते जाते हैं, जब जो चाह करते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। शादी होते ही सारे रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारी बाउंड्रीज आ जाएंगी। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। और डर लगता है कहीं किसी दिन ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो क्या होगा हमारी शादी का। करण बोला, मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम आजाद रहना चाहते हो, लाइक ए फ्री बर्ड। एग्जैक्टली यार, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मुझे अंदर से ना लगे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये सब जाकर तू संजय से बता। कैसे बताऊं यार, तू तो जानता है यार, ये गर्ल्स भी रोना धोना शुरू कर देती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल कर देती हैं। तू संजय से प्यार नहीं करता। करता हूँ यार, बहुत करता हूँ, लेकिन ये शादी वादी मेरे बस की बात नहीं। तो क्या करेगा। जय बोला, वही सोच रहा हूँ। ठीक है तू सोच, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। जय ने अपनी कॉफी खत्म की और उठकर जाने लगा। कैसा दोस्त है, मेरी मदद कर, कुछ नहीं तो कोई एडवाइस ही दे दे। मैं क्या मदद करूं जिसकी खुद की शादी जबरदस्ती हुई है। ये सुनकर करण को हंसी आ गई। हाँ, माना कि तेरी शादी दादी माँ की जिद की वजह से हुई है, लेकिन तेरी लाइफ में भाभी जैसी स्वीट सी लड़की आई है, कितना कम बोलती है और मिठास और सौम्यता उनके स्वभाव में है। करण मुस्कुराते हुए बोला। ये सुनकर जय भी वैदेही को याद करके मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल करण को घूरते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, तुम मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहे हो। हाँ, तो तारीफ ही तो कर रहा हूँ, और कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता कि तेरे जैसे अड़ियल खड़ूस राक्षस के लिए दादी माँ ने इतनी स्वीट लड़की ढूंढी कहाँ से। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, जय ने कहा। तो करण ने फिर कुछ नहीं कहा। बाकी बातें कमरे में होगी, अगर मन है तो आओ, वरना घर जाओ, जय ने एटीट्यूड से कहा और अपने कमरे में चला गया। करण उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। दूसरे दिन कैंटीन में वैदेही, निशा और सुमन बैठी चाय पी रही थी कि संजय वहां आ गया। एक चेयर खींचकर वो भी बैठ गया। वैदेही, तुम कहाँ बिजी थी यार, तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने फोन ही नहीं उठाया। संजय की बात सुनकर वैदेही हड़बड़ा गई। वो निशा को देखने लगी। कब किया था तुमने फोन, सवाल निशा ने किया और वैदेही को शांत रहने का इशारा किया। सैटरडे को किया, लेकिन तुमने पिक नहीं किया। फिर तुमने मैसेज किया, तुम्हारा रिप्लाई आया कि मुझसे दूर रहो, डोंट डिस्टर्ब मी। संजय ने वैदेही को देखकर कहा, क्या मैंने ऐसा रिप्लाई किया, कब। वैदेही हैरानी से बोली, ये देखो। संजय ने मोबाइल वैदेही की ओर घुमा दिया। वैदेही और निशा दोनों मोबाइल स्क्रीन खोने लगी। मैसेज देखकर वैदेही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो निशा की ओर बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगी। यार वैदेही, संजय को ऐसा मैसेज क्यों भेजा, सुमन ने पूछा, जो कब से बैठे उनकी बातें सुन रही थी। वो दरअसल वैदेही ने कल मेरे साथ गई थी मेरी एक आंटी से मिलने उनके घर। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हो सकता है उन्होंने कोई शरारत की हो, निशा ने जवाब दिया। तुम अपना मोबाइल लॉक रखा करो वैदेही, ऐसे तो कोई भी तुम्हारा फोन देख सकता है, अगली बार ध्यान देना, संजय ने कहा। तो वैदेही ने सिर्फ जवाब दिया। अच्छा मैं चलता हूँ, संजय उठते हुए बोला। और रुको, मैं भी आती हूँ, मेरी भी क्लास का टाइम हो गया। सुमन भी उठ गई। जाते जाते संजय ने वैदेही से कहा, और एक बात, कल मैंने तुम्हें कितने कॉल किए, तुमने एक कभी आंसर नहीं किया। एक बार फिर वैदेही सक पका गई। क्या कहे उसे, कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई। संजय के जाते ही वैदेही अपना मोबाइल चेक करने लगी। संजय का एक भी मिस्ड कॉल नहीं था। इसमें तो इसका एक भी मिस्ड कॉल नहीं है, वैदेही ने कहा और फोन रख दिया। यार ब्लैक लिस्ट चेक कर, निशा ने कहा। तो वैदेही तुरंत ब्लैक लिस्ट चेक करने लगी। उसमें संजय का नंबर देखकर वैदेही हैरान हो गई। इसका मतलब उन्होंने संजय का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला और मैसेज भी उन्होंने ही किया। वैदेही बोली, अब सही समझी तू, निशा ने कहा। नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे। जेलेसी माय डियर, जेलेसी। उनको संजय से जलन हो रही थी। अगर वाइफ के मोबाइल पर किसी लड़के का बार बार कॉल या मैसेज आए तो हस्बैंड को तो बुरा लगेगा ही ना। देख, जय ने मेरा कॉल पिक किया, मुझसे बात की क्योंकि मैं लड़की हूँ, सिंपल। इसका मतलब समझती है तू, निशा ने कहा। तो वैदेही ने ना में गर्दन हिला दी। बुद्धू, वो तुमसे प्यार करने लगे हैं। जलन वही होती है जहाँ प्यार होता है, कुछ समझ आया, निशा ने उसके माथे पर मारते हुए कहा। ये सुनकर वैदेही हल्का शर्मा गई और मुस्कुरा दी। आय हाय, ये शर्म, निशा उसे छेड़ते हुए बोली। निशा, चलो क्लास का टाइम हो गया। दोनों सहेलियां उठकर क्लास की ओर जाने लगी।
क्या सच में वो मुझसे प्यार करने लगे हैं? वैदेही सोचने लगी। दिन जैसे उंगलियों पर गिनते बीत रहे थे। वैदेही अब अक्सर जय से फोन पर बात कर लिया करती थी, लेकिन बहुत मन करने पर भी वीडियो कॉल नहीं करती। उसका डर था कि कहीं वीडियो कॉल पर जय को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और भावनाओं में आकर कुछ बोल दिया तो। कितना मुश्किल हो रहा था वैदेही को जय से दूर रहना। वो कोई प्रेमिका तो थे नहीं, फिर उसे ऐसी तड़प क्यों होती थी जय से मिलने की, उसे देखने की। इसकी कोई कैफियत वैदेही अपने दिल को कभी दे ना सकी। संजय के साथ वैदेही की दोस्ती बरकरार थी, लेकिन इस दोस्ती में इजाफा हुआ था निक्की नाम की लड़की का, जो नई नई कॉलेज आई थी। न्यू एडमिशन आते ही मैडम संजय पर फिदा हो गई। उसे दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में वैदेही, निशा और सुमन से भी दोस्ती करनी पड़ी, लेकिन संजय का झुकाव वैदेही की ओर देखकर उसे वैदेही से बहुत जलन होती। एक दिन कॉरिडोर में खड़े होकर संजय दूसरी ओर से आती वैदेही को ध्यान से निहार रहा था। उसने ब्लैक कलर की जींस, उस पर मैरून कलर का टॉप पहना हुआ था। बालों का बन बनाए चेहरे पर झूलती दो लटों में वो सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। तुम उसे पसंद करते हो ना? निक्की ने पास आकर कहा। किसे? संजय अनजान बनता हुआ बोला। वैदेही को और किसे? उसे ही तो देख रहे हो इतने प्यार से। निक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर निक्की को वैदेही से नफरत हो रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, संजय संभलते हुए बोला। कम ऑन संजू, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। जब से आई हूँ तब से मैंने नोटिस किया है कि तुम वैदेही में इंटरेस्टेड हो। तुम्हारी आंखों में दिखती है उसके लिए फीलिंग्स। निक्की बोली तो संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही पहचाना। तो फिर इससे बोल क्यों नहीं देते? नहीं, ऐसे कैसे? पहले पता तो करूं कि वो मेरे लिए क्या सोचती है, तो जाकर बात करो उससे। निक्की ने संजय को प्रोत्साहित करते हुए कहा। शायद तुम ठीक कह रही हो, अब तो बताना ही होगा अपने दिल की बात। लेकिन सोचता हूँ कि अगर ना हो गई तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। संजय को वैदेही के लिए इतना सोचता देखकर निक्की के तन बदन में आगें लग रही थी। उसने खुद को संभाला और बोली, कोई नहीं, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। यह सुनकर संजय ने झट से उसे गले से लगा लिया। निक्की चौंक गई और संजय की नजदीकी का एहसास होते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कनॉट प्लेस के एक कॉफी शॉप में संजना किसी लड़के के साथ बैठी कॉफी पी रही थी। वहीं उसी कॉफी शॉप में एक कोने की टेबल पर करण बैठा था। संजना को ऐसे किसी लड़के के साथ देखकर पहले तो उसने यही सोचा कि होगा कोई दोस्त, लेकिन जब सामने बैठे लड़के ने उसका हाथ थामा तो करण तुरंत अलर्ट हो गया। अब वो उनके पीछे वाली टेबल पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। संजना प्लीज मेरी बात मान लो, कब तक उस करण का वेट करोगी? लड़का बोला। करण मुझसे प्यार करता है, संजना ने कहा। बेबी, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारी सगाई हो चुकी है, मैं कैसे इतना बड़ा स्टेप उठा सकती हूँ? उनकी बातें सुनकर करण को गुस्सा आ रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। उसे कुछ नहीं सूझा तो जय को कॉल करके वहां बुला लिया। जय जो ऑफिस में बिजी था, लेकिन उसके संजना का नाम लेते ही वहां आने के लिए रेडी हो गया। कुछ ही देर में जय वहां आ गया। वो भी पिछले गेट से आया और करण के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, क्या हुआ? इतनी क्या इमरजेंसी थी कि तूने मुझे ऐसे बुलाया, वो भी पिछले गेट से? मेरे यारा, उधर तो देख, तेरे दोस्त की दुनिया लूट रही है। करण ने इशारा किया तो जय भी उसकी ओर देखने लगा। संजना, हाँ, वो भी किसी लड़के के साथ। तो क्या हुआ? क्या वो अपने दोस्त के साथ कॉफी पीने नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन दूसरा ध्यान से तो देख, उसने किस तरह मेरी संजना का हाथ पकड़ा है। करण ने कहा तो जय भी अब ध्यान से देखने लगा। वो लड़का संजना का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बहुत प्यार से सहला रहा था और संजना मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। बेबी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी भी करने के लिए रेडी हूँ, वो लड़का बोला। लेकिन मेरी सगाई हो चुकी है करण से। सगाई तो 2 साल से हो रखी है। अब तक चाहता तो वो तुमसे शादी कर लेता, लेकिन नहीं की ना। मेरे ख्याल से वो तुमसे प्यार ही नहीं करता, वरना वो शादी के लिए इनकार ही नहीं करता। देखा कैसे मेरी संजना को भड़का रहा है? इसका तो मैंने मुंह तोड़ देना है। करण गुस्से से उठने लगा। रुक जा, ऐसे यहाँ तमाशा बन जाएगा। जय ने रोक लिया। बोलो ना संजना, वो लड़का बोला। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे करण के बारे में दोबारा सोचना होगा। मुझे इस रिश्ते के बारे में फिर से सोचना होगा, संजना ने कहा तो करण हैरानी से संजना को देखने लगा। संजना ने मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ के ऊपर रख दिया। ये देखकर करण बेचारा सा मुंह बनाकर जय को देखने लगा।
देख लिया, उसने मेरी संजना को आखिर फंसा ही लिया अपनी बातों में। इसकी तो मैं अभी देखता हूँ। करण उठने लगा। तो और क्या करती, वो कब से तुझे शादी के लिए कह रही थी। अब अगर तू उससे दूर भागेगा तो वो उसे यही लगेगा ना कि तू अब उससे प्यार नहीं करता। करता हूँ यार, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपनी संजना को। वो साला कौन होता है मेरी संजू को संजू कहने वाला, उससे शादी करने वाला। तूने शायद देखा नहीं, तेरी संजू ने भी उसका हाथ थाम रखा है। हाँ, तो उस लड़के ने उसका ब्रेन वॉश किया है। संजू सिर्फ मेरी है। तू जाकर बताओ उसे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और वो तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जय ने कहा, हाँ हाँ अभी बताता हूँ। मैं उसे ऐसे अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा। करण अपनी चेयर से उठा, संजना की चेयर की ओर जाने लगा। वो लड़का संजना का हाथ चूमता उसके पहले ही उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का पड़ चुका था। संजना हैरानी से करण को देखने लगी। करण, क्या बदतमीजी है ये, संजना गुस्से से बोली और उस लड़के को उठाने लगी। अच्छा, तुम्हें मेरी बदतमीजी दिखाई दे रही है, और वो जो ये लड़का कर रहा था वो क्या था, और तुम फिर भी कुछ नहीं कर रही हो। करण भी अब गुस्से में आ गया। ये तो सिर्फ अपने मन की बात कह रहा था। अपने मन की बात कहना गलत तो नहीं, संजना बोली। अच्छा, और क्या है इसके मन की बात, जरा मुझे भी बताना। तुमसे शादी करना। हाँ, करण ने संजना पर गहन दृष्टि डाली तो वो खामोश हो गई। चुप क्यों हो गई, बोलो, करण ने उसके सामने आकर कहा। ये देखकर वो लड़का संजना का हाथ थाम कर बोला, अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो इसमें बुराई क्या है। तू शादी करना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन तू संजना से शादी करना चाहता है, इसमें बुराई है, क्योंकि मंगेतर है वो मेरी। करण उसकी कॉलर पकड़कर बोला, और रियली करण, आखिर तुम्हें याद आ गया कि मैं मंगेतर हूँ तुम्हारी। संजना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, संजू, मैं मानता हूँ कि मैं शादी से दूर भाग रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। कोई और तुम्हारी जिंदगी में आए, ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। करण थोड़े नर्म लहजे में बोला, नहीं करण, तुम मुझसे प्यार नहीं करते और अब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुम्हें आज़ादी ही चाहिए ना, तो तुम्हें पूरे तरीके से फ्री कर देती हूँ इस सगाई को तोड़कर। संजना ने कहा और सगाई की अंगूठी निकाल कर करण के हाथ में रख दी। वह उस लड़के के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, चलो अब मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ये सुनकर करण की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी भरी आंखों से संजना को जाते हुए देखने लगा। अब एक गधे रोक उसे ऐसे जाने देगा क्या। जय, जो अब तक उसी चेयर पर बैठकर सब कुछ देख और सुन रहा था, वो करण के पास आकर बोला। यह सुनकर करण जैसे नींद से जागा और संजना का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, प्लीज संजू, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। चलो बेबी, इसकी बकवास मत सुनो। लड़का संजना को दूसरी ओर से खींचते हुए बोला तो संजना अपना हाथ करण से छुड़ाकर आगे जाने लगी। संजू, संजू प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज डोंट डू दिस। संजू, करण संजना के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। नो करण, अब और नहीं, आखिर और कितना इंतजार करूं, मैं थक गई तुम्हारा इंतजार करके। वैसे भी शादी तुम्हें बंधन लगता है तो यही ठीक है, अब तुम फ्री हो। संजना बोली और उसका भी गला भर आया। संजना प्लीज बस एक बार मेरी बात मान जाओ, एक बार मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, आई प्रॉमिस। तुम क्या चाहते हो, हम शादी कर लें, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। चलो हम शादी अभी कर लेते हैं। करण बोला तो संजना उसे एकटक देखने लगी। संजना, ये फिर से तुम्हें बहला रहा है, इसकी बातों में मत आना। लड़का संजना को अपनी ओर करते हुए बोला, है यू, तुम जो कोई भी हो, हमारे बीच बोलने वाले होते कौन हो। करण ने फिर से उसकी कॉलर पकड़कर बोला, करण उसे छोड़ दो, और इस बात की क्या गारंटी है कि तुम नहीं बदलोगे। तुम अपनी बात से मुकर गए तो। अच्छा, तो तुम्हें सबूत चाहिए, रुको देता हूँ मैं सबूत। करण ने वहीं रखे फोक से अपने अंगूठे पर चुमाया और अंगूठे से खून निकल आया। ये देखकर संजना घबरा गई। ये क्या किया तुमने करण, अभी बताता हूँ। ये बोलकर करण ने संजना की मांग अपने खून से भर दी। संजना अपनी भरी निगाहों से उसे देखने लगी। करण भी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए एक दूसरे के करीब आए और करण ने कांपती संजना को अपनी बाहों में भर लिया। आसपास के सभी लोग ये देखकर तालियां बजाने लगे। जय भी मुस्कुराने लगा और पास खड़ा वो लड़का भी। कुछ देर बाद संजना और करण अलग हुए। जय उनके पास आया और बोला, तुम लोग कुछ तो पब्लिक प्लेस का ख्याल करो। तो मैं क्या करता, इसे रोकने का यही तरीका था, वरना तो ये पता नहीं किस पंटर से शादी करने जा रही थी। कौन है ये। करण ने उस लड़के की ओर इशारा किया। ये अभी बताती हूँ, संजना बोली और किसी को इशारा किया तो वहां वैदे ही अपने दोस्तों के साथ आई।
करण और जय ये देखकर हैरान रह गए। ये सब लोग? करण बोला। ये सब वैदेही के दोस्त हैं और ये भी। संजय ने उस लड़के की ओर इशारा किया। हाँ करण जी, ये मेरा दोस्त संजय है और ये सब हमारा एक प्लान था। वैदेही बोली। प्लान? करण बोला। और जय की नजर तो अब संजय पर जाकर ठहर गई। उसके गार्ड्स ने उसे संजय और वैदेही के दोस्तों के बारे में बताया था। वो अब संजय को बहुत ध्यान से देखने लगा। प्लान? कैसा प्लान? कोई मुझे भी बताएगा? करण बोला तो संजना बोली। याद है उस दिन जब मैंने तुमसे शादी के लिए कहा और हमारी बहुत बहस हो गई थी और तुम गुस्से से वहां से चले गए थे? करण को याद आया कि उस दिन वो संजना से लड़ने के बाद गुस्से में संजना को वहीं अपने कमरे में छोड़कर जय से मिलने चला गया था। करण के जाने के बाद संजना कुछ देर वहीं रोती बैठी रही। फिर उसने वहीं पड़ी शराब की बोतल उठाई और मुंह से लगा ली। कुछ देर शराब पीने के बाद गुस्से में वो भी गाड़ी लेकर निकल गई। शराब के नशे में वो गाड़ी ठीक से चला नहीं पाई और उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उसे पास के ही हॉस्पिटल ले जाया गया। वो हॉस्पिटल संयोग से वैदेही के कैंपस का ही था। वैदेही यहीं पढ़ती थी। ऐसे वैदेही की संजना से मुलाकात हो गई। संजना को हॉस्पिटल में देखकर वैदेही घबरा गई। संजना, ये सब क्या है? आप ऐसे शराब के नशे में? वैदेही संजना के पास आई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप रुकिए, मैं अभी इनको इन्फॉर्म कर देती हूँ, वो करण भाई को बता देंगे। ये बोलकर वैदेही फोन लगाने लगी कि संजना ने रोक दिया। वैदेही रुको, करण को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट किसी को भी कुछ इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? क्या हुआ? आप मुझे नहीं बताएंगी? क्या आपका और करण भाई का कोई झगड़ा हुआ? वैदेही ने काफी अपनेपन से पूछा। ये सुनकर संजना रोने लगी। वैदेही ने उसे संभाला और उसके बहुत पूछने पर आखिर संजना ने वैदेही को करण से हुई अपनी शादी को लेकर बहस के बारे में सब कुछ बता दिया। हम एक काम कर सकते हैं, वैदेही बोली। क्या? संजना ने कहा। हमें ना करण भाई के दिल में ये एहसास जगाना होगा कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। वो कैसे? कुछ सोचते हैं? वैदेही ने कहा और सोचने लगी। फिर एकदम से खुश होते हुए बोली। एक प्लान दिमाग में आया है, वैदेही ने कहा। क्या? संजना के पूछने पर उसने उसे धीरे से सब कुछ बता दिया और दोनों मुस्कुराने लगी। अब सब कुछ सामने है, मतलब ये सब नाटक था? करण बोला। हाँ करण भाई, और ये मेरे दोस्त हैं कॉलेज में, संजय। वैदेही ने संजय को मिलवाते हुए कहा। करण ने संजय को पास बुलाया। इधर आओ। संजय अपने चेहरे पर हाथ लगाए बोला। नहीं सर, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे इधर आओ, मारूंगा नहीं, डरो मत, करण ने कहा तो संजय उसके पास आया। करण ने झट से संजय को गले लगा लिया और बोला। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। इट्स ओके सर। संजय भी मुस्कुराते हुए बोला। करण संजय से अलग हुआ और वैदेही के पास आकर बोला। थैंक यू भा। वो बोलते बोलते रुक गया और सबको देखकर बोला। थैंक यू सो मच। उसने जय को देखा जो उसे ही घूर रहा था। इट्स ओके करण भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस दो प्यार करने वालों को मिलवाया है और फिर आपकी गलतफहमी तो दूर करनी थी। कैसी गलतफहमी? करण बोला। शादी को लेकर जो गलतफहमी थी, आप शादी को एक बंधन समझते हो। आप सोचते हो इससे आपकी आज़ादी छिन जाएगी, लेकिन असलियत में शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें हम खुलकर जी सकते हैं। इसमें अगर अधिकार है तो कर्तव्य भी है। इसको बैलेंस करना आना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे पर अधिकार जताने के बजाय सिर्फ प्यार ही करेंगे ना, एक दूसरे से बिना किसी स्वार्थ के, तो शादी कभी आपको बंदिश नहीं लगेगी। जिस रिश्ते में असीम प्यार हो उसमें हर तरह की बंदिश हमें मंजूर होती है, बशर्ते बंदिश घुटन न बन जाए। इसीलिए मैंने कहा कि हमें बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और इसीलिए ही शादी से पवित्र और प्यारा बंधन और कोई नहीं। इसलिए हम इस बंधन को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। इतना बोलकर वैदेही ने एक नजर जय को देखा जो कब से उसे ही देख रहा था और उसका शादी को लेकर इतना लंबा चौड़ा भाषण भी सुन रहा था। वो मन में बोला, जिसकी खुद की शादी अनचाहा बंधन है, कॉन्ट्रैक्ट की शादी है, उसके लिए शादी के ये मायने हो सकते हैं। सोचा नहीं था कभी। तुम छोटी हो हमसे, लेकिन समझदारी अपनी उम्र से ज्यादा है तुम में, करण ने सिर पर हाथ रखकर कहा। संजना ने तो उसे गले से ही लगा लिया। संजना के गले लगी। वो जय को ही देख रही थी। वो कितने दिनों बाद जय को देख रही थी, जब से उसके घर से आई थी। अपनी स्टडीज के कारण जय से दोबारा मिलने का उसे समय ही नहीं मिला। उस पर वीडियो कॉल की मनाही होने से वो जय को देख भी नहीं पाई थी। वो संजना से अलग हुई। संजना की नजरों ने जब वैदेही की नजरों का पीछा किया तो उसकी नजरें भी जय पर आ रुकी। वो हल्के से मुस्कुराई और करण को कोहनी मारकर इशारा किया।
करण इशारा समझकर जय को भी अपने पास पकड़कर लाया। गाइस, मीट माय फ्रेंड जय। करण ने जय को मिलवाते हुए कहा। जय को देखकर वैदेही के दोस्त आंखें फाड़े उसे देखने लगे। इनको कौन नहीं जानता। वैदेही के दोस्त एक साथ बोले। वैदेही की सहेलियों की आंखें तो जय को देखकर चमक उठी। सुमन, निक्की, टीना, साथ ही निशा भी। संजय के साथ उसके भी दोस्त थे। वो सभी जय से मिलने लगे। उनमें करण और संजय के अलावा सिर्फ निशा जानती थी कि वैदेही और जय का आपस में रिश्ता क्या है। जय की नजरें तो बार बार वैदेही पर ही आकर रुकती। वैदेही को भी जय को देखकर मन में खुशी मिल रही थी, लेकिन इस समय दोनों एक दूसरे से न खुलकर बात कर पा रहे थे, न मिल पा रहे थे। कितना मुश्किल था ऐसे अजनबी बनकर रहना। चलो मिलकर कॉफी पीते हैं, करण ने कहा तो सभी वहां बैठने लगे। इस पर जय बोला, कॉफी क्यों, डिनर करते हैं, पास ही मेरा होटल है। वाओ, आपका होटल। लड़कियां खुश होते हुए बोली। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया। चलो जय के होटल चलते हैं। आपका होटल है तो शानदार ही होगा। इसी बहाने हम भी आपका होटल देख लेंगे। चलो चलते हैं, निक्की बोली और संजय का हाथ पकड़कर चलने लगी। संजय बार बार वैदेही को देखता, लेकिन वैदेही का तो सारा ध्यान था अपने जय पर। वो इधर उधर नजरें घुमाकर सबसे छिपकर एक नजर जय को देख लेती, फिर सिर झुका लेती। उसकी यह हरकत जय से छिपी नहीं रह सकी। ये देखकर जय बस हल्के से मुस्कुरा कर रह जाता। आगे क्या होगा? क्या वैदेही के दोस्तों को जय और वैदेही के रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा? यानी कि वैदेही की जिंदगी में कोई तूफान लेकर आने वाली है। देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।